हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस से रिलेटेड सभी प्रोविजंस की, और वो भी डिटेल में। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 192 की। इसके अंदर आपका सैलरी पे टीडीएस काटता है। सर कौन काटता है? तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो काटता है। सर टीडीएस का रेट क्या रहता है? तो स्लैब रेट के हिसाब से काटता है, वो आपकी इनकम कैलकुलेट करता है। देन फिर आपकी जो भी टैक्स स्लैब रेट से जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उस रेट पे वो टीडीएस काटता है। सर इस सेक्शन में और भी कौन सी ऐसी बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं? तो एम्प्लॉय को अपना जो डाटा है वो एक्यूरेटली प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक एग्जम्पशन से रिलेटेड या फिर डिडक्शन से रिलेटेड। आपके एचआरए के केस में रेंट एग्रीमेंट अपना प्रोवाइड करके चलना चाहिए एम्प्लॉयर को, एंड डिडक्शन के केस में आपके एटीसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह की जो रिसीट होती है वो प्रोवाइड करके चलनी चाहिए, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो टीडीएस की कैलकुलेशन एक्यूरेटली कर पाए। द एम्प्लॉय मस्ट इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट एनी रेलिवेंट चेंजेस इंक्लूडिंग चूजिंग द टैक्स रेजमी सो दैट द टीडीएस कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। सो ये सारा डाटा अपना एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करके चलना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं टीडीएस के अगले सेक्शन की, लाइक 192A, जिसके अंदर कहता है प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। कोई भी एम्प्लॉय अगर पैसा निकालता है अपने ईपीएफ से तो उस केस में सर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। सो यहाँ पे जो पेयर होता है वो कौन होता है? सर एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, और जो पेई होता है वो एम्प्लॉय होता है। सर टीडीएस का रेट क्या रहता है? तो इस केस में टीडीएस का रेट आपका 10% रहता है, एंड थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो है 50,000 की। लाइक आपका टीडीएस डिडक्ट जब भी होगा जब जो विड्रॉल का अमाउंट है ईपीएफ से वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। यही इसमें क्या रखा है? टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ द विड्रॉल अमाउंट एक्सीड ₹50,000। एक और इससे ही जुड़ा पॉइंट है, इफ द एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस देयर इज नो टीडीएस ऑन पीएफ बैलेंस। तो उस केस में टीडीएस के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, दैट इज 193। इसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, देखो, दिस सेक्शन अप्लाई टू इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है अगर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है। सर पेयर कौन होना चाहिए? तो पेयर आपका कोई भी पर्सन हो, और पेई कौन होना चाहिए? जिसको पे किया जा रहा है अमाउंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का, तो ये आपका रेजिडेंस इंडिविजुअल होना चाहिए। इस केस में सर रेट क्या है? तो 10% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है क्या? कोई छूट भी है क्या? तो बिल्कुल छूट है। इफ़ द इंटरेस्ट अमाउंट इज बिलो देन 5,000 देन टीडीएस के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, और इस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आपकी नहीं निकलेगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, दैट इज़ 194। ये सेक्शन जुड़ा है आपका डिविडेंड से रिलेटेड, लाइक आपकी जो कंपनीज वगैरह डिविडेंड पे करती हैं तो उसके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी या फिर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो और किस रेट से करना पड़ता है? तो इस सेक्शन के अंदर आइए हम समझते हैं। सर पेयर कौन है? पेयर, तो पेयर है आपका डिविडेंड दे रही है कंपनी। सर किसको दे रही है? तो रेजिडेंस शेयर होल्डर को दे रही है, ठीक है। तो कितना टीडीएस कटेगा? तो आपका जो रेट है दैट इज 10% की रेट से आपका टीडीएस इस केस में डिडक्ट होगा। सर अगर 5,000 तक का डिविडेंड है तो टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टोटल डिविडेंड अमाउंट पेड टू रेजिडेंस एक्सीड ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। चलिए सर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, और वो है आपका 194A। सर ऊपर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपका बॉन्ड डिवेंचर्स वगैरह पे जो था इंटरेस्ट वो आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे कवर्ड हो गया। बट इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, लाइक एग्जांपल आपका फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपका सेविंग अकाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसी से जुड़े और भी इंटरेस्ट होते हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा आइए उसको समझते हैं। सर इस केस में पेयर कौन होगा? पेयर, तो सर आपका कोई भी पर्सन हो एक्सेप्ट अमर। देखो यहाँ पे ना मैंने एक नाम एग्जाम्पल के रूप में लिया है अमर का। अमर कौन है सर? अमर एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा एचयूएफ है जिसकी जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस के केस में 1 करोड़ है एंड प्रोफेशन के केस में 50 लाख है। बार बार आपको इतनी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप खाली एक आम इंसान को, अमर को ध्यान में रख लीजिए। तो इस केस में
अमर के ऊपर ये टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यही कहा गया है, कोई भी पर्सन हो सर, एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट एक्सेप्ट अमर। अमर कौन है सर? इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टर्नओवर है कितनी? 1 करोड़ बिजनेस के केस में और 50 लाख प्रोफेशन के केस में इन प्रीवियस ईयर। एंड सर पेई कौन है? तो कोई भी रेजिडेंस पेई है, किसी को भी आपने इंटरेस्ट वगैरह दिया है तो सर जो टैक्स रेट है वो क्या एप्लीकेबल होगा? तो टीडीएस के रेट आपका 10% एप्लीकेबल होगा। सर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या कि इतने अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा? तो बिल्कुल इसके अंदर भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो आपका बैंक के केस में जो है, बैंक के केस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के केस में आपका 40,000 तक का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, इस पे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये 40,000 की जो लिमिट है ये आपकी 50,000 हो जाती है सर सीनियर सिटीजन के केस में। और अदर देन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी है 5,000 रुपीज़ की, मतलब 5,000 तक का आपका इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज का अमाउंट है तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन इंटरेस्ट पे टू सर्टेन एंटिटी, लाइक टीडीएस आप पे ही कर रहे हो बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंश्योरेंस कंपनीज को, गवर्नमेंट बॉडीज एंड मोर को, तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, दैट इज 194B। सर ये लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इन लोगों के पास अंधा पैसा होता है, ये लोग लॉटरी में लगाते हैं एंड क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह में लगाते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है तुम्हारे पास अगर अंधा पैसा है तो हमारे पास टैक्स रेट भी जो है वो अंधा ही है। तो कोई भी पर्सन है सर लॉटरी के केस में, पेयर कौन है सर? कोई भी पर्सन। पेई कौन है सर? वो भी कोई भी पर्सन हो। जनरली जो विनर होता है, प्राइज का विनर होता है, लॉटरी वगैरह जो जीतता है वो। सर टीडीएस का रेट गवर्नमेंट ने लगा दिया 30%। जाइए सर कमा के लाइए मुफ्त का पैसा और हमें भी टैक्स दीजिए, रिस्क आप लीजिए, टैक्स हमें दीजिए। क्या ही बढ़िया प्रोविजन बनाया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा हम इतने भी निर्दयी नहीं है, अगर आप 10,000 रुपये तक का विनिंग अमाउंट लेके आ रहे हो अपनी लॉटरी वगैरह में तो इस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब हम लोग बात करें इसी से जुड़े ये 2 सेक्शन और हैं, ये तो अभी रिसेंटली आया है, सेक्शन नंबर 194BA, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, लाइक आपका ड्रीम 11 वगैरह है, उस केस में है ये गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है। इसमें भी आपका जो पेयर है वो एनी पर्सन होगा एंड पे, जिसको अमाउंट पे किया जा रहा है वो विनर ही होगा आपका, एनी पर्सन। इसके अंदर भी जो टीडीएस का रेट है वो 30% ही है। बस जो डिफरेंस है थोड़ा सा, इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आप अगर 1 रुपया भी कमा के लाते हो तो उसके ऊपर भी आपका टीडीएस लगेगा। हम लोग बात करें 194BB की, तो ये तो बहुत ही बड़े लोग हैं सर। ये मेमोरी टेक्निक होती है, सीए फाइनल वाले बच्चे या फिर सीए इंटर वाले बच्चे ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़े लोग होते हैं, लाइक विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह है, उस पर ये लोग बैटिंग वगैरह करते हैं। तो इस केस में भी पेयर कौन होता है सर? एनी पर्सन। पेई कौन होता है सर? एनी पर्सन। टीडीएस का रेट सर क्या है? 30% की रेट से। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा? 10,000 तक की अगर हॉर्स रेस पे विनिंग अमाउंट आपका है तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। सर एक बहुत ही अच्छा सेक्शन की अब हम लोग बात करते हैं, सेक्शन नंबर 194C। सर ये तो बहुत ही चर्चा में रहता है क्योंकि आमतौर पर ये सेक्शन काम में आता रहता है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, इस केस में टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा? तो सर पेयर कौन है? पेयर पैसा दे कौन रहा है सर? हम लोग पेयर की बात करें तो एनी पर्सन एक्सेप्ट अमर। अमर आप लोगों को अच्छे से याद होगा, जो हमारा छोटा एक व्यापारी था जिसके बिजनेस की केस में टर्नओवर 1 करोड़ तक थी और प्रोफेशन के केस में जो टर्नओवर थी वो 50 लाख तक की थी। उसके अलावा कोई भी पर्सन अगर पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को और सब कॉन्ट्रैक्टर को, ये जो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर है ये एनी रेजिडेंस पर्सन होना चाहिए। तो इस केस में टीडीएस रेट आपका एप्लीकेबल कैसे होगा? अच्छा आप थोड़ा सा देख के चलिए, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उस केस में आपका टीडीएस रेट जो लगेगा वो 1% लगेगा। बट अगर वो कंपनीज वगैरह हैं या फिर इनके अलावा कुछ है तो उस केस में टीडीएस रेट आपका 2% की रेट से
लगेगा। सर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जहां तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है? तो नो टीडीएस इफ पेमेंट इज लेस देन 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट आपका 27,000 है तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा सर। 28,000 तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा सर। पर कॉन्ट्रैक्ट वाइज इसने बोल दिया है कि 30,000 का होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो फिर लोगों ने सोचा क्यों ना हम 30,000 से नीचे की ही करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अभी रुको, अभी प्रोविजन अधूरा है। इसने कहा कि टीडीएस इज एप्लीकेबल इफ टोटल पेमेंट एक्सीड ₹1 लाख इन ईयर। मतलब जो एग्रीगेट बेसिस पे है वो आपकी 1 लाख की लिमिट है, और जो इंडिविजुअल बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो आपकी 30,000 की लिमिट है। सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके कंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजिंग एंड कैटरिंग वगैरह भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, दैट इज 194D। सर 194D में क्या होता है ना, आपको इंश्योरेंस एजेंट जो होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी कमीशन के रूप में कुछ देती है, पॉलिसीज वाइज वगैरह भी होती है, तो कमीशन मिलता है। तो उस कमीशन पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है? बिल्कुल होता है सर। सर पेयर कौन है जो कमीशन पे करता है? दैट इज योर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सर किसको पे करती है? तो ये आपका एजेंट ही होता है, रेजिडेंस एजेंट आपका होता है। सर टीडीएस का रेट क्या है? यहां पे मत बोल देना सर 2% है, अभी वो आया नहीं है। अभी जो रेट चल रहा है वो 5% ही है। स्पीच में ये बोला गया था बट ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नो टीडीएस इफ द कमीशन डज नॉट एक्सीड ₹15,000 इन ईयर। इसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और जो 2% वाला रेट है वो आपका 1/4/2025 से, मतलब जो इस बार वाला बजट आएगा उसमें ये एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, दैट इज 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिलेटेड भी कमीशन दिया जाता है। तो उस कमीशन कौन देता है सर? तो इंश्योरेंस कंपनी देती है। पेयर आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गया। पेई कौन है? तो एनी रेजिडेंस पर्सन आपका पेई हो जाता है। सर टीडीएस का रेट क्या है? ये अमेंडमेंट आई थी, ये आपका 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नो टीडीएस रिक्वायर्ड इफ द टोटल कमीशन और द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज बिलो देन ₹1 लाख। अगर 1 लाख से बिलो का अमाउंट है तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर पॉइंट के अंदर इसके अंदर कवर कर रखा है, लाइक कमीशन के अंदर क्या आता है, तो अमाउंट जो पे किया जाता है मैच्योरिटी पे और सरेंडर ऑफ पॉलिसीज पे और एनी अदर टाइप ऑफ रिवॉर्ड लिंक टू इंश्योरेंस होता है, उसको कमीशन के अंदर कवर किया गया है इस सेक्शन में। सर अब हम लोग बात करते हैं 194G की। तो 194G का मैं आपको कहता है कि कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। जो लोग लॉटरी टिकट वगैरह सेल करते हैं तो इनको भी कमीशन के रूप में कुछ मिलता है। लॉटरी टिकट जितनी सेल करी है उसका कुछ परसेंटेज इनको मिलता है। तो उस केस में भी सर टीडीएस एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल सर होता है। सो सर पेयर कौन है? एनी पर्सन, कोई भी पे करे अमाउंट। सर किसको किया जाए? तो एनी पर्सन, जिसको भी पे करे, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। टीडीएस का रेट क्या लगेगा इस केस में? तो कमीशन के अमाउंट पे आपका 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। ये तो सेम आपका 194D वाली थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर कमीशन का अमाउंट 15,000 से कम है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सर अब हम लोग बात करें एक और अच्छे सेक्शन की, दैट इज 194H। इस सेक्शन में क्या बोलता है? कहता है सर आपका कमीशन और ब्रोकरेज है ना, उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सर एनी पर्सन, पेयर आपका कोई भी हो एक्सेप्ट अमर, छोटा व्यापारी नहीं होना चाहिए जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में जिसकी टर्नओवर 50 लाख तक है। उसके अलावा कोई भी पर्सन अगर पेमेंट करता है कमीशन और ब्रोकरेज की, किसको करता है सर? किसी भी रेजिडेंस पर्सन को करता है। तो सर किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा? तो आपका 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा 194H के अंदर। सर थ्रेशोल्ड लिमिट सेम 194D वाली है। अगर कमीशन और ब्रोकरेज का अमाउंट 50,000 तक है इन फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
नो TDS इज रिक्वायर्ड ऑन कमीशन पेड टू द बैंक। अगर कमीशन वगैरह जो आपको बैंक को ही पे कर रहे हो और रिलेटेड टू सिक्योरिटी आप अंडर राइटर कमीशन वगैरह भी पे करते हो तो उसके ऊपर भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में भी आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 194I की। इसके अंदर आपका रेंट पे आपका TDS डिडक्ट कैसे होता है वो चलिए समझते हैं। सर पेयर कौन है? पेयर तो कितना बड़ा बड़ा लिखा है सर, एनी पर्सन एक्सेप्ट अमर। अमर जी तो आज फेमस हो गए हैं छोटे व्यापारी के नाम से, सबको ये नाम याद हो गया है, सबके खून में ये नाम हो गया है कि ये एक छोटा व्यापारी है जिसकी जो टर्नओवर है बिजनेस के केस में वो 1 करोड़ तक है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख तक है। उसके अलावा कोई भी पर्सन रेंट पे करता है तो वो TDS डिडक्ट करेगा। सर रेंट पे किसको कर रहा है? तो एनी रेजिडेंस पर्सन, किसी को भी कर रहा है, रेजिडेंस पर्सन होना चाहिए। तो TDS का रेट क्या लगेगा? रेट तो अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने किराया दिया है, भाड़ा दिया है प्लांट एंड मशीनरी का तो TDS का रेट है 2% की रेट से लगेगा। पर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली थी, आपने कोई फ्लोर लिया था, आपने कोई फर्नीचर रेंट पे लिया था तो उस केस में आप कितना TDS डिडक्ट करोगे? तो सर उस केस में आपका रेट जो है वो 10% एप्लीकेबल होगा। सर रेट भी समझ में आ गया, प्रोविजन भी समझ में आ गया, कोई एडिशनल बात है? बिल्कुल है सर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कहती है? नो TDS इफ रेंट, अगर आपका रेंट 240 तक है, ईयर में है तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। बड़े ही प्यार से आप लोग इन चार्ट के थ्रू सेक्शन समझ पा रहे हो। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 194IA। 194IA में आपका कहता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करते हो, परचेज करते हो, उसके ऊपर भी TDS डिडक्ट करना पड़ता है। सर किसको? बायर को। जो प्रॉपर्टी का बायर होता है ना, उसके लिए लायबिलिटी है कि वो TDS डिडक्ट करेगा सेलर का। सेलर कौन होना चाहिए? तो एनी रेजिडेंस पर्सन। कितना TDS कटेगा? तो 1% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, जो आपकी टोटल कंसिडरेशन वगैरह आप पे करोगे प्रॉपर्टी परचेज के बदले, उसका 1% आपको TDS काट के चलना पड़ेगा। TDS इज नॉट एप्लीकेबल इफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट इज बिलो देन 50 लाख। बड़े ही सिंपल भाषा में उसने कह दिया, अगर आप प्रॉपर्टी है वो 50 लाख से कम की परचेज कर रहे हो तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 194IB की। तो इस केस में आपका पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, मतलब पेमेंट तो रेंट की हो रही है तो 194I में क्यों नहीं करा सर इसको कवर? तो इसको समझते हैं। देखो पेयर कौन है? इंडिविजुअल और HUF अदर देन 194I। अब अदर देन तो सर 194I में हमने अमर जी को कंसीडर नहीं किया था। हाँ तो वही कह रहा है, अगर अमर जी पे कर रहे हैं रेंट फॉर रेजिडेंस फॉर लैंड और बिल्डिंग के लिए, तो क्या अमर जी पे भी एप्लीकेबल होगा? हाँ जी सर बिल्कुल एप्लीकेबल होगा TDS के प्रोविजन। आप I से बच के आगे बट IB में फॉल कर गए। सर किसको पे कर रहे हो? तो एनी रेजिडेंस पर्सन को आप अमाउंट पे कर रहे हो। सर TDS का रेट क्या होगा? तो 2% की रेट से आपका TDS डिडक्ट होगा। इस केस में तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपकी है नो TDS इफ द मंथली रेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000 है। तो 50,000 से अगर आपका रेंट एक्सीड नहीं करता है तो उस पर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, वरना अमर जी पे भी TDS एप्लीकेबल इस सेक्शन में तो होएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और बढ़िया सेक्शन की जो कि जनरली काम में यूज में आता रहता है, दैट इज 194J। लाइक आपका 194C, 194H और 194J अक्सर काम में आते रहते हैं। तो इसमें कहता है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। आपने पेमेंट कौन सी करी है? प्रोफेशनल सर्विसेज से रिलेटेड फीस पे करी है, टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड पेमेंट जो है वो करी है, रॉयल्टी पे करी है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे करी है और कंसल्टेंसी सर्विसेज पे करी है। नॉन कॉम्पिटेंस फीस भी इसके अंदर ही कवर हो जाती है 194J के अंदर। सर किसने करी है? पेयर कौन है? तो कोई भी पर्सन अमर जी के अलावा। अमर जी आपको पता है, यहाँ पे अब बार बार पूरी एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े, तभी अमर जी को एक ही लाइन में हमने समझ लिया था। सर किसको पे किया गया है? तो एनी रेजिडेंस पर्सन को पे किया गया है। सर रेट क्या होगा? तो सर रेट होगा 2% ऑन रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज वगैरह पे। बाकी जितनी भी आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह होती है उसके ऊपर आपका 10% की रेट से TDS एप्लीकेबल होता है। सर थ्रेशोल्ड लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो
नो TDS इफ पेमेंट इज बिलो देन थ्रेशोल्ड लिमिट ₹30,000 ईच पर ईयर एक्सेप्ट रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर। मतलब जो आपकी नॉन कॉम्पिटेंस फीस है, जो आपकी रॉयल्टी है, जो आपकी प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल सर्विसेज है, इस केस में तो 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी ईच केस के अंदर। बट डायरेक्टर रेम्युनरेशन अगर आप 10,000 भी पे करते हो तो वहाँ पे भी आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत है इस सेक्शन के अंदर। तो एक और प्यारा सेक्शन हमने काफ़ी आसानी से समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेक्शन नंबर 194M, ये क्या कहता है सर? सर आपने पेमेंट करी है, किसको करी है सर? कॉन्ट्रैक्टर को करी है। पेमेंट करी किस चीज़ की है? तो कमीशन दिया है आपने, ब्रोकरेज दिया है, तो प्रोफेशनल फीस दिया है। अब आप लोग बोलोगे सर हमने ये सब सेक्शन तो पहले भी पढ़े, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करिए 194C आ गया था, कमीशन ब्रोकरेज 194H आ गया था, प्रोफेशनल फीस 194J आ गया था, तो ये वहाँ क्यों नहीं कवर किया? आइए समझते हैं वहाँ क्यों नहीं कवर किया। यहाँ पे जो पेयर है वो आपका इंडिविजुअल और HUF है, नॉट कवर्ड इन 194C, J और H में। मतलब आपको ध्यान है क्या? अमर जी को हमने इन तीनों सेक्शन से निकाला था। हमने कहा था आप छोटे व्यापारी हो, आपके ऊपर TDS की लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए, लेकिन इस सेक्शन ने यहां पे पकड़ लिया। क्यों पकड़ा है वो भी अभी हम लोग समझेंगे। इंडिविजुअल और HUF जो कि 194C, H और J में कवर्ड नहीं है, मतलब जिसकी बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ तक है और जिसके प्रोफेशन के केस में 50 लाख तक टर्नओवर है, वो पर्सन पेयर है इस केस में। पेई कौन है? तो एनी रेजिडेंस पर्सन। सर रेट क्या लगेगा? 2% की रेट से TDS डिडक्ट होगा। बट उसने कहा नो TDS इफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल आर बिलो देन ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो उसने कह दिया कि अगर जो आप कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल्स को पे कर रहे हो रुपीज बिलो देन 50 लाख, तो उस केस में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और सेक्शन की तरफ। ये तो हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है, पर इसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 194N, इसके अंदर कहता है अगर आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस वगैरह भी इसके अंदर कवर्ड है। सर पेयर कौन है? पेयर पैसा देता कौन है? विड्रॉल तो आप करते हो, पेयर होता है आपका बैंक, आपके कोऑपरेटिव बैंक और आपके पोस्ट ऑफिस। सर किसने विड्रॉ किया है? कौन है आपका पेई? तो एनी पर्सन। सर TDS का रेट जनरली क्या लगता है? तो 2% TDS का रेट लगता है। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, तो नो TDS इफ द कैश विड्रॉन इज बिलो देन ₹1 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आपने 1 करोड़ तक ही कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में आपके ऊपर TDS का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इफ पर्सन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कैश विड्रॉल कर लेता है वो ITR वगैरह फाइल नहीं करता है, तो उस केस में इफ पर्सन नॉट फाइल ITR फॉर लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, उस केस में आपका जो रेट होगा वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के विड्रॉल पे 2% होगा और मोर देन 1 करोड़ पे आपका 5% होगा। बस यही एक छोटा सा क्रक्स था इस पॉइंट में। बाकी तो सेक्शन काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप विड्रॉ करते हो मोर देन 1 करोड़ देन आपके ऊपर TDS डिडक्ट होगा एट अ रेट ऑफ 2%। सर अब हम लोग बात करते हैं 194O की। तो 194O में कहता है कि पेमेंट करता है, सर कौन करता है? सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर। किसको सर? ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। तो ये समझना थोड़ी सी छोटी सी बात है। लाइक आपके जो अमेजोन वाले होते हैं, ये आपके कौन होते हैं? ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो सेलर होते हैं, जो रजिस्टर्ड सेलर, इनके ऊपर अपनी वेबसाइट पे हम खुद को रजिस्टर करवाते हैं एज अ सेलर, तो ये होते हैं आपके पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट के थ्रू तो सेल करते हैं, बट जो पैसा आता है वो भी इनकी वेबसाइट पे ही आता है। फिर ये इनको पे करते हैं सर, पेमेंट ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कि भैया तुम्हारी सेल इतनी थी, ये लो अपना पैसा। भले ही वो मर्चेंट के थ्रू वगैरह जैसे भी करवाते हैं, बट उस केस में कैसे TDS एप्लीकेबल होता है आइए हम लोग समझते हैं। आपका जो पेयर है, पेमेंट कौन कर रहा है सर? पेमेंट कर रहा है आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर। सर किसको कर रहा है? आपका जो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसको कर रहा है। तो सर कितना TDS कटेगा? तो इसने कहा आपका 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल।
समझे आप लोग बात को? पेमेंट का नहीं सर, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल जो भी है उसका 0.1% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा इस केस में। सर थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ है क्या? तो बिल्कुल है सर, टीडीएस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ई कॉमर्स जो पार्टिसिपेंट है वो आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसकी सेल जो है और जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो अप टू 5 लाख ही है। सर ज़्यादा बड़ा व्यापारी अभी बना नहीं है तो छूट दे दो उसको, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और 5 लाख तक की उसकी सेल है तो उस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। इफ पैन और आधार इज नॉट सबमिटेड देन टीडीएस रेट जो आपका 0.1% है ना वो आपका 5% के रेट से लगेगा। 194 काफी काम में आता है सेक्शन, इसको हमने काफी अच्छी तरीके से समझा है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 194 पी की तरफ। ये क्या कहता है सर? देखिए सर, डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक, कुछ स्पेसिफाइड बैंक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर देती है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर वाला नहीं सर, अलग से स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है यहाँ पे जिसकी एज है 75 साल और ज़्यादा की। गवर्नमेंट ने सोचा होगा बेचारा बुजुर्ग आदमी है, क्या ही रिटर्न वगैरह फाइल करेगा, क्या ही अपनी कंपटीशन वगैरह करेगा, तो स्पेसिफाइड बैंक को एक काम सौंप देते हैं कि वही टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे और 75 साल या उससे ज़्यादा वाले जो सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, इसको थोड़ी सी राहत दी जाए। तो इस केस में पेयर कौन है सर? तो स्पेसिफाइड बैंक है आपका। जनरली पेयर तो क्या ही होगा इस केस में, बट जो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है वो आपका स्पेसिफाइड बैंक होता है। सर पेई कौन है? तो रेजिडेंस सीनियर सिटीजन आपका जिसकी एज है 75 साल या उससे ज़्यादा की, और एक और कंडीशन है 75 साल या उससे ज़्यादा में आपका स्पेसिफाइड नहीं बन जाते हो आप सीनियर सिटीजन। एक और कंडीशन है, उसकी खाली पेंशन की इनकम है, उसकी खाली इंटरेस्ट की इनकम है। सर किससे? तो सेम बैंक से जिसमें उसकी पेंशन की इनकम आ रही है। ये पेंशन वाली इनकम आ रही थी ना इसकी, तो बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है कि उसकी पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है और उसी बैंक अकाउंट में आ रही है जिसमें उसकी पेंशन की इनकम आ रही है। तो उस केस में बैंक इसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। सर किस रेट से करेगा? तो वो तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट होता है उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आती है, सैलरी जैसे ही। इसमें बस जो रेट्स हैं वो आपके 75 ईयर को कंसिडर करके चलते हैं। सो टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर रेट इन फोर्स जो भी होगा उसके हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। देखो सर इसने बोल भी दिया है कि इफ टैक्स हैज़ बीन डिडक्ट अंडर सेक्शन 194P द सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो राहत दे दी है गवर्नमेंट ने कि बैंक को काम करने दो, आप ज़्यादा काम मत करो, आप पेंशन लो और अच्छे से रहो। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, सेक्शन नंबर 194Q। इसके अंदर क्या बोलता है कि आप पेमेंट कर रहे हो, आपने जो गुड्स परचेज करे थे उसकी, तो उस केस में टीडीएस काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? चलिए उसको समझते हैं। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख। ठीक है सर, आप बायर हो, आपने गुड्स परचेज किए, बट आप कैसे बायर हो? आप छोटे मोटे बायर नहीं हो, आप टीडीएस यूं ही नहीं काटोगे। आप बड़े बायर हो सर, आपकी टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है और आप पे कर रहे हो जो आपने परचेज किया था गुड्स, उसके बदले पेमेंट कर रहे हो। किसको कर रहे हो? रेजिडेंस सेलर को कर रहे हो। तो उस केस में आप ना टीडीएस डिडक्ट कर लेना 0.1% आप टीडीएस डिडक्ट करके यहां पे चलेंगे। टीडीएस डिडक्टेबल ऑन सम एक्सीडिंग ₹50 लाख, जो भी 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 194Q के अंदर। बड़ा ही प्यारा सेक्शन था, बड़े ही अच्छे से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 194R की। तो इसके अंदर कहता है कि एम्प्लॉयर जो होता है ना, कुछ बेनिफिट देता है आपको, कुछ परक्विजिट देता है। किसको देता है? एम्प्लॉयर जनरली आपका एम्प्लॉय को देगा अपने। तो एनी बेनिफिट और परक्विजिट इज प्रोवाइडेड, आप ये भी समझ ही लो। यहाँ पे आप बाद में बोलोगे ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे भी ये भी समझ लो कि इंक्लूड कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स सच एज गिफ्ट, ट्रैवल अकोमोडेशन, हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस, इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स,
डिस्काउंट रीअम्बर्समेंट बियॉन्ड नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट और पर्क दिया जा रहा है, और वो कौन दे रहा है, तो कोई भी दे रहा है एक्सेप्ट अमर जी के। सर किसको दे रहा है, बस रेजिडेंस पर्सन होना चाहिए वो। तो यहां पे टीडीएस का जो रेट है वो 10% की रेट से एप्लीकेबल हो जाएगा और टीडीएस डायरेक्ट आपका किया जाएगा। TDS is not required if the total value of the benefit or the perk provided to the recipient does not exceed, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट जो है यहाँ पे 20,000 की है। अगर आप 20,000 तक का बेनिफिट या फिर पर्क देना चाहते हो तो खुशी से दीजिए, उस केस में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और सेक्शन जो कि आपको अक्सर ITR में देखने को मिल ही जाता है सर, मतलब इसकी वजह से तो कितनी डिफेक्टिव हुई ITR। क्लाइंट मानते ही नहीं है सर हमारा TDS 194S में ऐसे सेक्शन में कैसे कट गया। तो आइए सर आप समझते हैं ये कैसे कट जाता है। तो TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA, सर बायर ऑफ VDA जो भी आपका ब्रोकर वगैरह होता है वो बायर होता है एक तरह से, और सेलर आप खुद होते हो। क्लाइंट जो भी होता है वो सेलर के केस में फॉल कर जाता है। तो ये आप बायर जो भी होता है ये आपको पैसा देता है, आप जो भी अपना क्रिप्टो वगैरह परचेज करते हो उसको सेल करते हो तो ये आपको पैसा देता है। तो इसकी लायबिलिटी है सर कि ये TDS डिडक्ट करेगा किसके ऊपर, VDA के ऊपर। ठीक है, ये जो सेलर है इसको जो अमाउंट पे कर रहा है क्रिप्टो के बदले, इसके ऊपर TDS डिडक्ट करके चलेगा। सर किस रेट से करेगा, तो उसने बोला 1% ऑफ द कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट आपका पे कर रहा है। मान लो आपने 10,000 के VDA सेल किए, सो 10,000 पे 1% आपका TDS वो डिडक्ट कर लेगा। ये आपके 26 ईयर्स में शो करेगा एंड आपको ये अपनी ITR में भी दिखाना पड़ेगा। फिर अब हम लोग बात करें थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या कुछ, तो इफ पेयर इज अमर देन टोटल VDA ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर डू नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 तक है तो TDS डिडक्ट नहीं करेगा। और अगर कोई अदर्स होता है, जनरली अदर्स ही होते हैं, छोटे मोटे इंडिविजुअल तो होते नहीं है, तो उस केस में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 तक की है। 10,000 से ऊपर का जो भी होगा उस पर ये लोग TDS डिडक्ट करके चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और सेक्शन की जो कि अभी इफेक्ट में तो नहीं आया, बट इसको हम समझ ही लेते हैं। जब सारा TDS हमने कवर ही कर लिया तो इसको क्यों छोड़े। तो पेमेंट बाय फर्म टू पार्टनर, सर फर्म जो है ना कुछ देती ही रहती है अपने पार्टनर को, कहीं कमीशन देगी, कहीं थोड़ा इंटरेस्ट देगी, कहीं सैलरी रेम्युनरेशन वगैरह देगी। तो सर पेयर कौन है, फर्म आपका पेयर होगा। सर पेई कौन है, आपका पार्टनर होगा। TDS का रेट क्या लगेगा सर, 10% की रेट से आपका TDS लगेगा। और अगर जो पेमेंट आपकी है नो TDS इज रिक्वायर्ड इफ द टोटल पेमेंट टू द पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹20,000, तो उस केस में TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अप्लाइज टू एनी फर्म मेकिंग पेमेंट टू इट्स पार्टनर इन फॉर्म ऑफ सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट वगैरह। ये सारी चीज़ें ही जनरली फर्म देती है अपने पार्टनर को, तो इस सब पे TDS डिडक्ट करके चलना पड़ेगा अब फर्म को। बट ये जो है दिस प्रोविजन इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/25 से इफेक्ट में आएगा, ये अभी इफेक्ट में नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपको ये हमारे चार्ट्स डाउनलोड करने हैं तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।